दोस्तों, तो आज से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करना स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जितनी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए उसको करेंगे। और फिर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव का भी सोच रखा है, तो जितने ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम कर पाएंगे एग्जामिनेशन तक उतने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन तक करते रहेंगे और चीज़ें यहीं रुकेंगी नहीं। हम लोग अगला टारगेट जो पीसीएस के लिए है उस तक ऑब्जेक्टिव या थियोरेटिकल चीज़ें लेकर के इसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए हम लोग को। उसके लिए आप लोग वीडियो देखते हुए लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, शायद उससे हम लोग का कुछ भला हो। आप लोग का कोई लॉस तो नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सेक्शन है भारत क्रोएशिया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो आइए पहला अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कंट्री की लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर लाइन नहीं पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है या जो चीज़ें आ सकती हैं एग्जामिनेशन में बस उन्हीं को फोकस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ मैप में आप क्रोएशिया की लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रोएशिया जो है इटली के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। फिर भी एक बार मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है ये क्रोएशिया है। ठीक है, इटली कौन सा है? तो ITALY, ये इटली है। बीच में यहाँ पर एड्रियाटिक सी पड़ता है, तो ये एड्रियाटिक सी है और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर क्रोएशिया है। तो अब आपको ये लोकेशन समझ में आ गई होगी। तो लोकेशन समझ में आने के बाद ये काफ़ी आसान हो जाता है कि हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो चलिए अब चैप्टर पर चलते हैं। हाँ, तो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी, वो अभी 18 जून को आंद्रेज प्लेंकोविच जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो आंद्रेज प्लेंकोविच जो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं, उनके निमंत्रण पर आधिकारिक रूप से वहाँ पर यात्रा किए हैं। और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। तो इस बात से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे क्रोएशिया के दौरे पर ऐसे देगा कि क्रोएशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, ठीक है ना, उससे संबंधित निम्न में से कौन सी बातें सही हैं। ठीक, तो पहले तो कह देगा कि क्रोएशिया एड्रियाटिक सी से सटा हुआ है, या क्रोएशिया देश के संबंध में कौन सी बातें सही हैं। तो पहला दे देगा कि क्रोएशिया एड्रियाटिक सी से सटा हुआ है। तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मैप दिखा दिया। दूसरा कहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि क्रोएशिया जा चुके हैं। ठीक है, तो आप फंस गए क्योंकि ये बड़ा डेप्थ नॉलेज पूछ लिया। और लोग सिखाते हैं कि जब भी डेप्थ नॉलेज हो तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री गया है। कई सारे MOU हुए। MOU क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग आपसी सहयोग से कुछ क्षेत्रों में जो है काम करेंगे। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये लोग काम करेंगे। ठीक है, शिक्षा संस्कृति में जाग्रेब विश्वविद्यालय, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ के नवीनीकरण से संबंधी समझौता यहाँ पर होगा। तो जाग्रेब विश्वविद्यालय, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, तो उसके विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ यानी उसकी चेयर जो है उसके नवीनीकरण से संबंधित यहाँ पर समझौता किया जाएगा। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा अर्थात IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आपका जो है कहीं ना कहीं उस पर जोर दिया गया है। तो 3 पॉइंट यहाँ से हम लोग का टोटल निकल करके आता है। फिर आता है साइप्रस। तो साइप्रस कहाँ पर है? इसकी राजधानी है निकोसिया। तो राजधानी याद कर लेंगे, एक सेकंड, राजधानी याद कर लेंगे कि सबसे पहले साइप्रस की राजधानी क्या है, तो निकोसिया इसकी राजधानी है। ठीक है, अब लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। तो देखिए इस मैप में हम साइप्रस दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर अफ्रीका आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के ऊपर हम जाते हैं, तो यहाँ पर जो है छोटी सी कंट्री, मैं एक बार थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ इसको, ये जो छोटी सी कंट्री है ग्रीन कलर की जहाँ पर रेड मार्क किया है मैंने, वही जो है साइप्रस है। और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। तो अगर आपसे पूछता है कि मेडिटेरेनियन सी में कौन सा देश स्थित है, तो आप साइप्रस का नाम ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखनी है, क्या देखना है, थोड़ा सा बड़ा मैप इसका देखते हैं। तो बड़े मैप में ये हो जाएगा आपका बड़ा मैप। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक माउंटेन है जिसका नाम है ट्रूडोज माउंटेन। ठीक है, तो याद रखेंगे मित्रों, ट्रूडोज माउंटेन अगर कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है, या माउंट ओलंपस अगर आ जाता है, ठीक है, तो आप मुझे याद करिएगा क्योंकि मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई हैं। साथ ही में कायरीनिया रेंज जो है यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये साइप्रस का मैप है, ठीक है, जिसको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं, और ये मेडिटेरेनियन सी में आता है। ठीक है, और ये जो मैप लिया है मैंने वो worldatlas.com से लिया है, काफ़ी बढ़िया मैप है इनका, तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट निकाला है, तो इनको पूरा क्रेडिट है इस मैप का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ है साइप्रस में।
तो हमारे प्रधानमंत्री जून में ही साइप्रस गए हैं और साइप्रस गणराज्य की यात्रा की है। तो वहाँ पर साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं आपको निश्चित रूप में बता रहा हूं कि प्रश्न यहां से आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जब भी कोई नाम बहुत टेढ़ा होता है तो आपको मैच करने के लिए आ जाता है कि 4 लोगों का नाम दे देगा ऐसे, और पूछेगा कि कौन कौन सा सुमेलित है, या उस तरह का दे देगा कि निम्न को सुमेलित करिए, ठीक है ना, या फिर पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहां पर निकोलस नहीं है, निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस, ठीक है, इनके निमंत्रण से ये 2 दशकों से अधिक 2 दशक बीत चुके हैं, यहाँ पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया है। तो 2 दशक बाद यानी कि लगभग 20 साल बाद यहाँ पर दौरा था। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जो है 3 देशीय यात्रा पर प्रथम चरण में यहाँ पर गए हुए थे, इसके बाद कनाडा गए और फिर क्रोएशिया दौरे पर गए। 1964 की बात करें तो उस समय से ही जो भारतीय सेना है वो साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यानी कि UNFICYP का हिस्सा रही है, जहां 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रह चुके हैं। ठीक है, और वर्ष 1974 में भारत ने तुर्की के आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर साइप्रस की संप्रभुता और एकता का समर्थन भी किया था। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है, सपोज करिए कि हमारा जो कश्मीर है जो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा होता कि सच में हम उसमें गलत होते, ठीक है, या पाकिस्तान सही होता और कश्मीर खुद को स्वतंत्र राष्ट्र दिखाने की कोशिश करता, तो उसमें कंट्रीज़ का अनुसमर्थन चाहिए, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ उसको रिकॉग्नाइज करें कि हाँ हम एज ए देश या संप्रभु देश जो है सॉवरेन कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसी तरीके से जो है साइप्रस को भारत ने 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से रिकॉग्नाइज किया था। आगे देखते हैं कि यहाँ पर साइप्रस ने अपने को यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइप्रस क्या किया है कि अपने को यूरोप में भारत का गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में, मतलब भारत के लिए एक तरह से प्रवेश द्वार है वो, और अपने लोकेशन भी देखी कि जैसे ही आप अरेबियन पेनिनसुला से ऊपर जाते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर बढ़ना ही शुरू करते हो, तो मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में सबसे पहली कंट्री जो आपको आइलैंड एक कंट्री दिखाई दे रही है वो आपको साइप्रस दिखाई दे रहा है। साइप्रस ने भारतीय कंपनियों में शिपिंग, लॉजिस्टिक इत्यादि चीज़ें आई हैं, छोड़ दीजिए इसको। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे कहता है कि भारत पराग्वे कहाँ पर है, तो ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। एक बार इसका भी लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए साउथ अमेरिका में पड़ने वाली ये कंट्री जो है पराग्वे है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या पराग्वे से इक्वेटर होकर के गुजरती है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि नहीं गुजरती है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। इसके साथ ही एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि ऊपर के हिस्से में आपको ब्राज़ील दिखाई दे रहा है, नीचे के हिस्से में आपको अर्जेंटीना दिखाई दे रहा है, और बोलीविया इससे सटा हुआ है। तो क्या ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो हाँ बिल्कुल, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि कहीं भी इसका बॉर्डर किसी भी ओशन से नहीं सटता है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा मैप में देख लेते हैं। तो बड़े मैप में हम देखते हैं, यहाँ बड़ा मैप आ जाता है, ये है पराग्वे में चाको के मैदान पाए जाते हैं। पराग्वे रिवर भी होती है इसमें, साथ में वर्डे रिवर, अपा रिवर। मैं एक बार इसको मार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा सा जूम करके। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर चाको का मैदान पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही इसमें एक पराग्वे रिवर पाई जाती है। तो पराग्वे रिवर भी है, पराग्वे कंट्री भी है, ये 2 चीज़ याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें पाई जाती है लिंडो रिवर, वर्डे रिवर, अपा रिवर। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। पराग्वे रिवर का कोर्स क्या है, यानी कि बहने का तरीका क्या है, तो बिल्कुल बॉर्डर पकड़ के बह रही है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर पूरा बॉर्डर पकड़ के जो है पराग्वे रिवर ऐसे बहती है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है पराना रिवर। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, एक सेकंड में मार्क कर दे रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखें, एक सेकंड, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रिवर है आप देख रहे हैं, ये पराना रिवर है। ठीक है ना, तो पराना रिवर का कई बार पूछता है कि कहाँ पर बहती है, तो पराना को याद कर लेंगे, पराना बाप है। ठीक है ना, बाप मतलब बोलीविया, अर्जेंटीना और पराग्वे में बहती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा इस पर एक फॉल्स है जिसका नाम है इगुआका फॉल्स। कई बार पूछा भी हुआ है कि
इगुआका फॉल्स जो है किस रिवर पर है, तो वो पराना रिवर पर पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा पराग्वे की लोकेशन और पराग्वे में कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम। तो चलिए फिर चलते हैं अपने मेन उस पर। तो सबसे पहले जानना है कि यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो याद कर लीजिएगा सैंटियागो पेना नाम है। ठीक है ना, पराग्वे का सैंटियागो पेना नाम है वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का। ठीक ना, जो कि पहली बार भारत आ रहे हैं, या किसी भी पराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी भारत यात्रा है, यानी कि आज तक के इतिहास में पराग्वे के दूसरे राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, जो कि भारत आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और एस जयशंकर से मुलाकात की। कब आए थे, तो 2 जून के आसपास आए थे और हैदराबाद हाउस में रुके थे। हैदराबाद हाउस है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में पड़ता है। इन्होंने बहुत सारे समझौते किए बहुत सारे मुद्दों पर। अब देखिए, अगर इससे प्रश्न पूछ लिया कि रक्षा और सुरक्षा बुनियादी ढांचे से संबंधित समझौता किससे किया, तो क्या आप बता सकते हो किससे किया? नहीं बता सकते हो, क्योंकि लगभग 10 देशों के साथ 20 देशों के साथ इस तरह के समझौते हुए हैं। तो पढ़िए वही पॉइंट जो जरूरी है। क्या करोगे ये सब पढ़ के? ठीक है, पढ़ना क्या है, तो भारत मेरकोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता, जिसको पीटीए बोलते हैं, इसके तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए, विस्तारित करने के लिए अपनी रुचि दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब इस पॉइंट में मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको स्किप करना है, बिल्कुल पढ़ना है कि भारत मेरकोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता पीटीए के तहत जो भी मौजूदा व्यापार है भारत और पराग्वे का, उसको विस्तारित करना है और मजबूत करना है। इसके साथ ही दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के अलावा इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके क्यूबसैट के विकास, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्यूबसैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने के में पराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी की रुचि का उल्लेख किया है। कि जो पराग्वे की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है एईपी, ठीक ना, तो ये जो अंतरिक्ष एजेंसी है पराग्वे की, ये क्या कर रही है, इसरो के साथ मिल करके काम करना चाह रही है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं कि इसी कॉन्टिनेंट में फ्रेंच गुयाना एक स्थान है। ठीक ना, फ्रेंच गुयाना में भी वो स्थान कोरू है। कि जब आप देखोगे साउथ अमेरिका, ठीक है, तो ऐसा करके कुछ साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना में एक स्थान कोरू है। इसी कोरू स्थान से बहुत ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ी जाती है, क्योंकि इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, जिस प्रकार हमारे थुम्बा की लोकेशन है उसी प्रकार यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है कि सैटेलाइट छोड़ने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है ना, चलिए, आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि पराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो के साथ सहयोग करने में ज़्यादा रुचि ले रही है, और साथ ही जो प्रक्षेपण वाहन है उसका उपयोग करके क्यूबसैट छोड़ने या क्यूबसैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। इसी में कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसके 100वें सदस्य के रूप में और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि जीबीए के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे को शामिल होने का स्वागत किया है। तो 2 पॉइंट ये भी याद रखना है कि 100 सदस्य कौन है आईएसए का, तो वो है पराग्वे। ठीक है, और साथ ही वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन अर्थात ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस, इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर आता है भारत अंगोला। तो अंगोला की कैपिटल सबसे पहले, अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, लुआंडा। अंगोला की कैपिटल क्या होती है? लुआंडा। ठीक है, तो अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। पहले अंगोला कंट्री देख लेते हैं कहां पर है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि अंगोला कंट्री का है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर जाएं या इक्वेटर के नीचे यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे आते हैं, तो अंगोला आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक बार मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सी है, तो अंगोला कंट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर जाता हूँ यानी कि मकर रेखा के ऊपर, तो भी अंगोला आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या अंगोला एक लैंडलॉक्ड कंट्री है यानी कि स्थलरुद्ध देश है? नहीं, अंगोला सीधे ओशियन से टच होता है। किस ओशन से टच होता है, तो साउथ अटलांटिक ओशन से टच होता है। तो ये कभी भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अब थोड़ा सा बड़ा मैप देखते हैं अंगोला का यहाँ पर, तो बड़ा मैप देख लेते हैं अंगोला का। तो अंगोला का ये बड़ा मैप है। अंगोला में आपको कुछ रिवर्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे संज्ञान में, वो है जाम्बेजी रिवर, जो कि अंगोला से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, साथ में इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी दिखती हैं, जिसमें लुंगुई बुंगो रिवर है। तो ये सब याद नहीं करना है, बस ये जानिए कि जाम्बेजी रिवर जो है वो अंगोला से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, इसमें एक माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है माउंट मुको। ठीक है ना, माउंट
मोको, ठीक। और बाकी कोई चीज़ जानने वाली नहीं है, तो बस इतना जान जाइए कि अंगोला में कॉन्गो रिवर क्या बहती है, तो कॉन्गो रिवर जो है आती है, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर जो है बहती हुई दिखाई दे रही हैं बेसिकली, और कॉन्गो डायरेक्टली नहीं दिखाई देती है। अंगोला की जो कैपिटल है वो क्या है, तो लुआंडा जो है इसकी कैपिटल है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या ये नामीबिया से सटा है, हाँ सटा हुआ है। बोत्सवाना से सटा है। जैम्बिया से सटा है, हाँ सटा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि डीआरसी से सटा हुआ है, हाँ टच होता है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर कॉन्गो से सटता है, तो हाँ सटता है, ठीक है ना। तो इतनी कंट्रीज से ये टच होता है बॉर्डर, ठीक है। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि क्या ये मैप के थ्रू जो हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं ये आपको सही लग रही है या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट नीडेड है, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी आवाज़ दूर से आने लगी है, मैं माइक छूट गया था। चलिए तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। तो आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि मैप देख करके आप समझ गए होंगे। तो क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग को देखनी है कि पहले तो राजनयिक संबंध जो है, जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो भारत अंगोला दोनों ही एक उत्सव मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब 40 साल पहले यानी कि 1985 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम याद रख लीजिए, जो आओ। मतलब लोग कहते नहीं कि जाओ हो आओ, ठीक है ना। उसी तरीके से इनका नाम है जो आओ। अंगोला के कौन है, जो आओ मैनुअल गोंसाल्विस। तो माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस नहीं है, जो आओ गोंसाल्विस है, ठीक है ना। और मई के महीने में गए हुए थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अंगोला के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 48 वर्ष बाद हुई पहली भारत यात्रा थी। इसके पहले 1987 में ही कोई अंगोला से आया था। कुछ जो इम्पोर्टेंट इसमें समझौता ज्ञापन हुआ है उसमें से जो जानने वाली चीज़ें वो बता दे रहा हूँ। आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक जो चिकित्सा है उसको लेकर के उस प्रणाली में एक ज्ञापन समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्या हुआ है कि कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर ज्ञापन समझौता हुआ है। और हुआ है, एक हुआ है संस्कृति के क्षेत्र में। तो 2-3 याद रखेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता है एक याद रखिए कि अंगोला के साथ हम लोग का जो एक ज्ञापन समझौता हुआ है वो आयुर्वेद एवं अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को लेकर के हुआ है, ठीक है। बाकी कहता है कि सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करता है और 123वां देश बनता है। 100वें देश की बात किया जाए तो कौन बनता है, तो उरुग्वे बनता है, ठीक है ना, कि पराग्वे बनता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और 123वां देश कौन सा बनता है, तो अंगोला बनता है। रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी ऋण की अंगोला के अनुरोध को मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने, ठीक है। और अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति हैं हमारे गोंसाल्विस जी। फिर आता है भारत चिली। तो सबसे पहले चिली की राजधानी जानते हैं, तो राजधानी क्या होती है, सैंटियागो होती है। चिली की राजधानी सैंटियागो होती है। पड़ता कहाँ है चिली, तो हमारा जो साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, वहाँ पड़ता है। लंबी पतली सी कंट्री है। चलिए देख लेते हैं एक बार मैप में, ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों भारत चिली संबंध देखने के लिए सबसे पहले चिली देश को देख लेते हैं कहाँ पर है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मैप में साउथ अमेरिका का मैप है, और यहाँ पर ये जो पतला सा ग्रीन कलर का स्ट्रिप दिखाई दे रहा है ये चिली का मैप है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि जो मकर रेखा है वो इसको क्रॉस करती है, ठीक है। अगर चिली को देखा जाए तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ये साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर से टच होती है, ठीक है। और एक लंबा देश जो है दिखाई देता है। अगर इसके हम दूसरे मैप की बात करें तो ये है चिली का दूसरा मैप। इसे जूम करके अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कॉर्डिलेराज पड़ते हैं, ठीक ना। सबसे नीचे पड़ता है, कुछ मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे नीचे पड़ता है यहाँ पर टेरा डेल फिएगो, ठीक है। तो प्रश्न कभी कभार पूछा हुआ है कि टेरा डेल फिएगो किस कंट्री में आता है, तो चिली में टेरा डेल फिएगो आएगा। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, क्या देखेंगे, तो यहाँ पर जो है कॉर्डिलेराज पड़ते हैं। तो ये कॉर्डिलेरा पड़ता है। यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन पड़ता है, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन जो कि सबसे लंबी रेंज है किसी भी पर्वत की, एंडीज़ माउंटेन जो है यहीं पर पड़ता है। फिर यहाँ पर इसकी कैपिटल जो है वो है सैंटियागो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसकी कैपिटल जो है सैंटियागो यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। और अगर बात करें इसके ऊपर डेजर्ट की, तो यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट पड़ता है। तो ये भी याद रखेंगे कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पड़ता है, तो ये आपके चिली में पड़ता है, ठीक है। तो अटाकामा डेजर्ट आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं चिली के बारे में। ईस्टर आइलैंड कहाँ पड़ता है, तो ईस्टर आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है कि चिली के वेस्ट साइड में ईस्टर आइलैंड जो है पड़ता है, ठीक है। कुछ और चीज़ें मैं देखता हूँ क्या इसमें बताने लायक है। अगर बताने लायक होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। हाँ,
देखिए ड्रेक पासेज, कभी कभी प्रश्न पूछा हुआ है ड्रेक पासेज कहाँ स्थित है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रेक पासेज जो है यहाँ पर नीचे स्थित है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ हैं जो इससे पूछी जाती हैं। बाकी मैगलन स्ट्रेट कहाँ पर है, तो मैगलन स्ट्रेट जो है ये अलग करता है आपके टेरा डेल फ्यूगो को, मेन जो ये क्या बोलते हैं कि चिली का पार्ट है उससे अलग करता है। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन, मैगलन कौन व्यक्ति था, कहा जाता है कि मैगलन वो व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाया था, ठीक है। तो आप मैप देखने के बाद आपको ये क्लियर है कि कंट्री कहाँ है। अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो बात करें अगर भारत चिली संबंध की, तो 1949 में राजनयिक संबंध यहाँ पर स्थापित हुआ था। मार्च अप्रैल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, वो भी चिली की राजकीय यात्रा पर गए थे, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने खनन, संस्कृति इत्यादि दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्रों में 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, दिव्यांग सशक्तिकरण पर भी इन्होंने किए थे, ठीक है ना। चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, 1 से 5 अप्रैल को भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए थे और नई दिल्ली में शिखर वार्ता में गए और उसके अलावा बेंगलुरु, मुंबई और आगरा भी घूमे, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के मध्य दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस द्विपक्षीय वार्ता में कुछ समझौते हुए। तो क्या समझौते हैं इनको देख लेते हैं। पहला है अंटार्कटिक सहयोग पर आशय पत्र। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंटार्कटिक सहयोग पर आशय पत्र। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, कभी आपने सोचा है? तो अगर आप अंटार्कटिका का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे चिली इज़ द नियरेस्ट कंट्री टू अंटार्कटिक, ठीक है ना। तो चिली का एक पार्ट जो है वो अंटार्कटिक के सबसे नज़दीक पड़ता है, इसीलिए अंटार्कटिक सहयोग पर यहाँ पर आशय पत्र या समझौता जो है एक हो रहा है। भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा निवारण और प्रतिक्रिया सेवा, जिसको सेनाप्रेड कहते हैं, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता हुआ, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा कि सेनाप्रेड और एनडीएमए के बीच में क्या समझौता हुआ, तो आप बता देंगे कि चिली की जो है सेनाप्रेड है और यहाँ पर एनडीएमए के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता हुआ है। बाकी कोल्डेको और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच भी समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत थाईलैंड संबंध। थाईलैंड कहाँ पड़ता है? हमारे ईस्टर्न साइड में जो है थाईलैंड पड़ता है और आसियान का एक पार्ट है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और एक द्वीपीय मतलब उसके कुछ पार्ट में ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेनिनसुलर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले लोकेशन देख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा भारत थाईलैंड के बारे में बात करने में। तो देखिए ये थाईलैंड का मैप है। थाईलैंड का मैप कितना है ये भी मैं आपको एक बार डिपिक्ट कर दे रहा हूँ कि यहाँ बर्मा म्यांमार के बगल से ये जितना भी ये पूरा जो है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा थाईलैंड का मैप है। तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। थाईलैंड एक ओर से यहाँ पर इंडियन ओशन से लगा हुआ है, अंडमान सागर के नज़दीक है, और दूसरे ओर से गल्फ ऑफ थाईलैंड पड़ता है, ठीक है। किस किस कंट्री से सटा हुआ है? तो ये कंबोडिया से सटा हुआ है, लाओस से सटा हुआ है। क्या वियतनाम से सटा है? तो वियतनाम से नहीं टच होता है, ठीक है। उसके बाद बर्मा से सटा हुआ है। तो यहाँ पर 3-4 कंट्रीज़ जो दिख रही हैं इनसे थाईलैंड लगा हुआ है, ठीक है। और क्या इसमें जानना है? तो थाईलैंड में एक यहाँ पर स्ट्रेट बन रहा था जो कि बन नहीं पाया, ठीक है। थाईलैंड में एक स्ट्रेट बन रहा था। स्ट्रेट कौन सा था? स्ट्रेट ये था कि जो आपका मलक्का स्ट्रेट है उसको कहीं ना कहीं बाईपास करने के लिए इस रास्ते पर ये जो इस्थमस ऑफ कारा लिखा हुआ है, KRA, यहीं पर कारा स्ट्रेट बन रहा था, ठीक है ना, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। तो कारा स्ट्रेट अगर बन जाता तो कोई भी नाव आराम से इस डायरेक्शन में इस रास्ते आ सकती थी और काफ़ी ये जो पूरा घूम के आना पड़ता है मलेशिया के दोनों आइलैंड्स को, वो दूरी जो है बच सकती थी, ठीक है। तो थाईलैंड के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं। अब चलते हैं फिर से न्यूज़ पर कि थाईलैंड के साथ जो राजनयिक संबंध है, ठीक है, वो 1947 में ही स्थापित हो गए थे, 1947 में ही स्थापित हो गए थे आज़ादी के पहले, और 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ या इसको डायमंड जुबली भी कह सकते हैं, हीरक जयंती मनाई गई, ठीक है। थाईलैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पेंटोंग टान शिनावात्रा, ठीक ना, पेंटोंग टान शिनावात्रा, ठीक है। तो ये 3 से 4 अप्रैल के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे और मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा थी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। 6 समझौते पर ज्ञापन हुआ, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के सागरमाला प्रभाग
और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला प्रभाग के बीच लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, जिसको NMHC बोल रहे हैं, उसके विकास के लिए समझौता ज्ञापन यहाँ पर हुआ है। तो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए यहाँ पर समझौता ज्ञापन हुआ है। तो जो हमारे वहाँ का जलमार्ग मंत्रालय है, नौवहन और बंदरगाह मंत्रालय है, ठीक है, या प्रभाग है, सागरमाला प्रभाग जिसको बोल रहे हैं, उसके मध्य हुआ है, और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच ये चीज़ हुई है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे और ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बाकी चीज़ें स्किप कर दूंगा पूरी तरह से, ठीक है। बस ये जानना है कि कितने समझौते पर ज्ञापन हुआ, 6 समझौते पर ज्ञापन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली न्यूज़ है भारत श्रीलंका संबंध। तो श्रीलंका कहाँ पड़ता है? तो भारत के सदर्न साइड में श्रीलंका पड़ता है। तो एक बार मैप देख लेते हैं। तो ये श्रीलंका का मैप हो गया, जहाँ पर आप कुछ चीज़ें जो है याद से देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर जाफना पेनिनसुला। तो ये जो जाफना पेनिनसुला है, यहीं पर लेट्टे जो है वो अपना शासन करता था, ठीक है। यहाँ पर आर्मी बना रखा था। फिर एक नदी पड़ती है महावेली गंगा, ठीक है, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर जाननी है कि ये है हम्बन टोटा, जिसको चाइना ने जो है 100 साल के लीज पर ले रखा था, जिसके कारण ये डेड ट्रैप में फंस गया था। और क्या देख सकते हैं, तो इस बगल जो है पाक स्ट्रेट है, ठीक है, और इस बगल पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है अडम्स ब्रिज, ठीक है ना, जिसको रामेश्वरम ब्रिज भी कहते हैं, मतलब कि राम जी द्वारा बनाया गया पुल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। कोलंबो जो है पुरानी राजधानी है यहाँ पर, ठीक है। अनुराधापुरम भी उसके पहले की राजधानी थी, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अभी कौन सी है? तो श्रीवर्धन कोटे, यहाँ पर आती है कोटे। तो महावेली गंगा जो है ऐसे करके इसकी सबसे लंबी नदी पड़ती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके इसके बारे में पता चल चुका है। ये एटलस हम लोग worldatlas.com से लेके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। तो भारत श्रीलंका में क्या हुआ? भारत इसको जो है प्रथम पड़ोसी नीति के तहत श्रीलंका के एक प्रमुख स्थान श्रीलंका रखता है। श्रीलंका में राजनयिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता है जिनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, और ये राष्ट्रपति बने हैं 2024 में, और दिसंबर 2024 में अपनी पहली राजकीय विदेश यात्रा करते हैं। तो भारत में ही अपनी विदेश यात्रा ये करते हैं। 4 से 6 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे, और वहाँ पर इन्होंने श्रीलंका का दौरा किया। इसके पहले उन्होंने 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था, ठीक है। जब दौरा किया तो जो राष्ट्रपति हैं दिसानायके उनके साथ बातचीत की और 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 1, और त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना। तो त्रिंकोमाली वहाँ का एक पोर्ट है जिसको ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पर भारत के साथ जो है समझौता हुआ है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के साथ भारत ने किस पोर्ट को डेवलप करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो पहला ही दे देगा आपको हम्बन टोटा। तो ये जानिए, ये नहीं होगा, क्या होगा? त्रिंकोमाली एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण का पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि भाई श्रीलंका मित्र विभूषण क्या है? तो विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, और ये पहले भारतीय नेता बने हैं, ठीक है। फिर आता है भारत न्यूजीलैंड। तो भारत न्यूजीलैंड संबंध अगली न्यूज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले न्यूजीलैंड का मैप देख लेते हैं। तो ये है न्यूजीलैंड का मैप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। एक साइड इसमें तस्मान सागर पड़ता है, आप देख रहे हैं कि पश्चिमी साइड में यहाँ पर तस्मान सागर है, और वहीं आपके पूर्वी साइड में साउथ पैसिफिक ओशन या दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और क्या चीज़ें देखने वाली हैं? तो इसकी जो राजधानी है न्यूजीलैंड की वो है वेलिंगटन, ठीक है। और साथ में यहाँ पर सदर्न आल्प्स नाम का एक माउंटेन फैला हुआ है, ठीक है। ये 2 आइलैंड्स में विभाजित है, एक नॉर्थ आइलैंड है और एक साउथ आइलैंड है। तो एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं चीज़ों को। देखिए, ये नॉर्थ आइलैंड है जिसमें ऑकलैंड, ग्रेट बैरियर आइलैंड, ठीक है ना, ताउरंगा, हैमिल्टन, बे ऑफ प्लेंटी की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है, हाउरकी की खाड़ी ऊपर पड़ती है, हाउके बे यहाँ पड़ता है, कुक स्ट्रेट पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो कुक स्ट्रेट जो है ये बीच में पड़ता है, जो साउथ पेनिनसुला और नॉर्थ पेनिनसुला है या आइलैंड है, उसी के बीच में कुक स्ट्रेट पड़ता है। और
स्टीवर्ट आइलैंड जो है वो नीचे के साइड में पड़ता है और इसको अलग करता है फोवेक्स स्ट्रेट, ठीक है ना। फोवेक्स स्ट्रेट जो है इसको अलग करता है। तो ये हो गया न्यूजीलैंड। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो भारत न्यूजीलैंड के बीच जो राजनयिक संबंध है वो 1952 में शुरुआत हुई थी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 में भी न्यूजीलैंड का दौरा किया था। अभी मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्रिस्टोफर लक्सन है, वो आधिकारिक रूप से भारत की यात्रा पर रहे और ये उनकी भारत की पहली यात्रा थी। तो आए कहाँ पर थे? तो आए थे 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये रायसीना डायलॉग जो 10वां संस्करण था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आए थे। इसमें दोनों देशों के बीच कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें एक जो समझौता ज्ञापन है वो हुआ है किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी सहयोग पर। तो अगर प्रश्न पूछता है कि न्यूजीलैंड के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि बागवानी या हॉर्टिकल्चर को लेकर के समझौता ज्ञापन हुआ है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागर की पहल यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होता है, ठीक है। तो ये भी एक कार्य यहाँ पर हुआ है। बाकी कई सारे जो समझौते हुए हैं वो चूंकि इतने कॉमन है कि कई सारे कंट्रीज़ के साथ होते रहते हैं, इसलिए उनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। अगला है भारत मॉरिशस संबंध। तो मॉरिशस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए, ठीक है। और मॉरिशस के साथ सांस्कृतिक ऐतिहासिक कई सारे रिश्ते भारत के पहले हैं। 70% से अधिक की आबादी जो है मॉरिशस की वो हिंदी या भारतीय मूल की है। लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। मॉरिशस को अक्सर हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी जानना है कि गेटवे ऑफ द इंडियन ओशन टू द इंडिया, ठीक है। उच्च स्तरीय यहाँ पर संपर्क नियमित रहे हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी जी राजकीय यात्रा पर थे मार्च के महीने में। वहाँ पर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रूप से भाग लिया। तो ये भी याद रखना है कि जब मोदी जी यहाँ पर गए हैं, इसके पहले वो 2015 में गए थे और 2025 में जब मार्च में जाते हैं तो मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है उसमें बतौर मुख्य अतिथि ये भाग लेते हैं। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन इनको प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन इनको प्रदान किया जाता है और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय नेता बनते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखिए कई जगह का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है। तो जब भी प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि 4-5 सम्मान और 4-5 देशों के नाम होंगे और उसमें आपको मैच करना रहेगा। मेरी बात याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आने पर आप याद करेंगे कि सर ने कहा था, इसीलिए जो भी नाम है उनको आप घोट जाइए क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है, बार बार पढ़ना इसका तरीका है। तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए या खुद से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ये कहाँ का है? तो मॉरिशस का अवार्ड है, ठीक है। मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोखूल और उनकी पत्नी वृंदा गोखूल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड भी प्रदान किया गया है। ये क्या होता है? तो जिस प्रकार एनआरआई और पीओआई का कार्ड होता है, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन और पीओआई होता था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको ख़त्म कर दिया गया, उसी प्रकार ओसीआई कार्ड होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे सिटीजन्स जो भारत के बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज में रह रहे हैं। चलिए अगला जो इम्पॉर्टेंट संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैप दिखाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है मुझे लगता है। चलिए तो देखते हैं कि खबर क्या है। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा गए क्यों हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, कई सारे नेताओं को वहाँ पर बुलाया गया है। तो मोदी जी उसके बाद जो है जब वो समारोह ख़त्म हो जाता है तो कुल मिलाकर के शपथ ग्रहण जो हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा थी। तो बहुत सारे क्षेत्रों में समझौता हुआ, जैसे ऊर्जा के कुछ क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कुछ वैश्विक मुद्दों पर लेकर के चर्चा हुई। लेकिन इसमें जो है कुछ विशेष चीज़ें शुरुआत हुई, जैसे 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका और भारत ने समझौते का कुछ शुभारंभ किया, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हुई वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि
पहले तो 21वीं सदी में भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी को लेकर के 10 वर्षीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने की घोषणा हुई। तो पहला काम ये हुआ कि जो भी डिफेंस सेक्टर है उसको लेकर के जो है दोनों देशों के बीच में 10 वर्ष का समझौता दिखाई दे रहा है और उसको अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। दूसरा है कि दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है दोस्तों कि ट्रस्ट नामक एक पहल है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ट्रस्ट पहल के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है जो भारत अमेरिका के मध्य हुई हैं। तो ट्रस्ट पहल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक ना, उनको लेकर के यहाँ पर, या इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता, यानी कि एक प्रॉमिस, एक जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है। फिर ट्रस्ट पहल से अर्थ है कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना, कि जो भी स्ट्रेटेजिक यहाँ पर प्रौद्योगिकीज़ हैं, यानी कि टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका प्रयोग करना है और संबंधों में परिवर्तन लाना है, यानी कि अच्छे संबंध स्थापित करने। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है कि इंडस इनोवेशन की शुरुआत हुई है। अब नाउ व्हाट इज इंडस इनोवेशन? तो इंडस इनोवेशन इज ए इंडेक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। इंडस एक्स प्लेटफॉर्म को इंडस इनोवेशन बोला जा रहा है। ये एक नवाचार सेतु है, यानी कि इनोवेटिव जो है कहीं ना कहीं सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? तो अंतरिक्ष, यानी कि आपके स्पेस के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में और नई टेक्नोलॉजीज़ के सेक्टर में ध्यान केंद्रित करना है। तो ये इंडस इनोवेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो रक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षीय समझौता यहाँ पर कर रहे हैं और उसकी कंप्लीट एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पर इंडस इनोवेशन, एक मैंने आपको बताया। और तीसरा है ट्रस्ट पहल। ट्रस्ट पहल में क्या कर रहे हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके माध्यम से एक संबंध विकसित करेंगे और इंडस इनोवेशन के तहत अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। अब आता है भारत नाइजीरिया संबंध। तो भारत नाइजीरिया जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है। 16 से 17 नवंबर 16 नवंबर के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबूजा, जो कि नाइजीरिया की राजधानी है, वहाँ पर एक राजकीय यात्रा की और 17 वर्षों में पहली यात्रा। ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है बोला अहमद टिनुबू। ठीक है ना। क्या नाम है? बोला अहमद टिनुबू। ठीक है। तो इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड है, यहाँ का सर्वोच्च नहीं लिख रहा है, राष्ट्रीय अवार्ड है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो इससे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि नाइजर लिखा हुआ है, नाइजीरिया लिखा नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो याद रखिएगा नाइजर भी एक कंट्री है, नाइजीरिया भी एक कंट्री है। तो इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, जो कि नाइजीरिया का एक जो है राष्ट्रीय अवार्ड है। 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता है प्रधानमंत्री मोदी। फिर आता है भारत गुयाना। तो गुयाना कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिकन कंट्री है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुयाना गए थे। 1968 के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि गुयाना की यात्रा कर रहे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। ये भारत की यात्रा किए थे 2023 में। और श्री अली ने इंदौर मध्य प्रदेश में जो प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग भी लिया था। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया है। जॉर्ज टाउन गुयाना के प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। तो ये भी याद रखिएगा कि जब गुयाना गए प्रधानमंत्री हमारे, जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, तो गुयाना यहीं पर पड़ता है, ठीक है ना, इस कंट्री में, इस कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर गुयाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट में भाग लिया। आप जानते हैं कि सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट है क्या? तो कैरिकॉम समिट जो है ये 2024 नवंबर में जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरा भारतीय सम्मेलन जो है भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन संपन्न होता है। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय यानी कि कैरिकॉम के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तो कैरिबियाई समुदाय था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इन लोगों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैरिकॉम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकन मिशेल ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा की गया। तो पहला ये जो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन है कब आयोजित हुआ? तो 2019 में आयोजित हुआ। तो कुछ पॉइंट इसमें फिर से याद कर लेते हैं कि भाई ये जब अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गुयाना गए तो वहाँ पर जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था उसमें श्री अली यानी कि मोहम्मद इरफान अली आए हुए थे,
ये बात एक याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि जॉर्ज टाउन गए थे, जो कि गुयाना की कैपिटल है, वहाँ पर दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, अब आता है भारत सिंगापुर। तो भारत सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे 2024 में 4-5 सितंबर को, और ये उनकी 5वीं यात्रा थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ कि जैसे सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं, उसमें से सिंगापुर सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हाँ, तो इससे पहले भी एक बार और जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी 2015 में, और सिंगापुर और भारत के जो राजनयिक संबंध है उसकी 60वीं वर्षगांठ जो है पूरी हो चुकी है। 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र में साझेदारी हुई है, यानी कि इंडिया सिंगापुर सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें सिंगापुर के साथ थी। इसके अलावा सिंगापुर के बारे में बता दें तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की जो अग्रणी कंपनी है जिसका नाम AEM है, ये सेमीकंडक्टर की सबसे जो लीडिंग कंपनी है वहाँ की AEM, उसका दौरा किया। 11 से 13 सितंबर के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित भी किया गया कि भाई आप लोग भी इसमें भाग लीजिए, शायद कुछ सुझाव इत्यादि चीज़ें मिल जाए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने का निर्णय लिया है। तो अगर प्रश्न ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किस देश में खोला जाएगा, आने के चांसेस भी हैं इस प्रश्न के, तो आप बता देंगे कि ये सिंगापुर में खोलने की घोषणा की गई है। अब हैं कौन तिरुवल्लुवर? तो इन्होंने तिरुक्कुरल नामक एक व्याकरण काव्य की रचना की थी। फिर आता है भारत ब्रुनई दारुस्सलाम। तो ब्रुनई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। ब्रुनई है कहाँ पर? तो बोर्नियो द्वीप में ब्रुनई पड़ता है, और ख़ास बात यह है कि ये इंडोनेशिया के किसी भी द्वीप से टच नहीं होता है। ठीक है, तो मोदी जी गए किसके निमंत्रण पर थे? तो सितंबर के महीने में ब्रुनई के जो सुल्तान हैं उनका नाम है हाजी हसनल बोल्किया, इसके निमंत्रण पर मोदी जी जो ब्रुनई की दारुस्सलाम की आधिकारिक यात्रा किए हैं। तो ब्रुनई दारुस्सलाम पूरा बोला जाता है। तो ब्रुनई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, 40वीं वर्षगांठ पूरी हो चुकी है। 1992 एवं 2008 में याजराज की यात्रा ब्रुनई के सुल्तान ने भी भारत की है। यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए, ये न्यूज़ तो पुरानी है, मतलब पिछले PCS के एग्जामिनेशन के पहले की न्यूज़ है, लेकिन फिर भी हम इसको क्विक रूप से जो है आपको बता दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी न्यूज़ बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कुछ एक आध पॉइंट इससे पूछा जा सके। यहाँ पर एक चांसरी परिषद का उद्घाटन जो है इन्होंने किया है। तो चांसरी प्रीमाइसेस या चांसरी परिसर का उद्घाटन भारतीय उच्चायोग के रहने के लिए एक नया स्थान है। ठीक है, तो इसका जो है उद्घाटन ब्रुनई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस यात्रा के दौरान बंदर सेरी बेगावन में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी भारतीय प्रधानमंत्री ने दौरा किया। उसके अलावा ब्रुनई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III के नाम पर इस मस्जिद का नामकरण किया गया है। साथ ही में कुछ MOUs भी हुए जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के सहयोग पर हुए हैं, यानी कि जो भी लॉन्च व्हीकल्स होती हैं उनके टेलीमेट्री इत्यादि के सहयोग पर जो है MOUs हुए हैं। तो पहला MOU देखते हैं किसके किसके मध्य हुआ है। तो ISTRAC यानी कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनई सहित कई अन्य स्थानों पर ग्राउंड स्टेशन का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ है। दूसरा है कि इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोशन यान, जिसको आप क्या बोलते हैं कि लॉन्च व्हीकल, प्रमोशन यान मतलब लॉन्च व्हीकल मिशनों के लिए ISTRAC बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि ISTRAC बेंगलुरु ट्रैकिंग में सहायता देगा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर सेरी बेगावन और चेन्नई के बीच, यानी कि बांदर सेरी से चेन्नई के बीच जो है ठीक है, सीधी उड़ान के लिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट उड़ान के लिए स्वागत किया है। एक डायरेक्ट उड़ान भी आएगी। भारत यूक्रेन की भी यात्रा हुई थी पिछले वर्ष ही अगस्त के महीने में। तो ये भी याद रखेंगे कि आधिकारिक यात्रा है भारत यूक्रेन की। राजनयिक संबंध 1992 के समय का है। ठीक है, और ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है जब से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। ठीक है, मेरेंस्की पैलेस में ये मिले। अपूलिया इटली G7 के दौरान भी इन लोग मिले हुए थे। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि ऑपरेशन गंगा वो ऑपरेशन था जिसके तहत भारतीय जो भी छात्र हैं या लोग हैं उनको निकाला गया था यूक्रेन से, जब रूस ने आक्रमण कर दिया था उस पर। फिर कहता है कि जून 2024 में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारत ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे कैसे? तो ये 10 घंटे की यात्रा करते हैं यूक्रेन पहुंचने के लिए, और रेल फोर्स 1 नामक
ट्रेन से, मतलब पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन से यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, क्योंकि हवाई यात्राएं बंद हैं यूक्रेन में। फिर नरेंद्र मोदी ने कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, तो वहाँ पर ओएसिस ऑफ द पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दिया। यहाँ पर 4 समझौते होते हैं, जिसमें से 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग समझौता सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम जो है 2024 से 28 के लिए भारत और यूक्रेन के मध्य में हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही में भारत ने यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूब्स दिए, तो 4 भीष्म क्यूब्स दिए। तो भीष्म क्यूब्स होता क्या है, तो कोई आपातकालीन हॉस्पिटल है जिसका नाम भीष्म रखा गया है, ठीक है ना। तो इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट और मतलब ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री आरोग्य मैत्री परियोजना के अंतर्गत भीष्म ऐप का जो है इस्तेमाल किया गया था। ये विश्व का पहला स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल है। यह अयोध्या में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन या आपदा केंद्र जो है इसको हॉस्पिटल को तैनात किया गया। फिर आता है भारत पोलैंड, चूँकि पोलैंड के रास्ते ही प्रधानमंत्री मोदी जो है यूक्रेन गए थे, तो पोलैंड में की आधिकारिक यात्रा है। 45 वर्षों के दौरान किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है, ठीक है। 1979 में मोरारजी देसाई पोलैंड गए हुए थे। यहाँ पर क्या क्या हुआ, तो वार्सा में जो पोलैंड की राजधानी है वहाँ पर डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि दिया। इन डोबरी महाराज को गुड महाराज भी बोला जाता है, तो गुड महाराज स्क्वायर पर यह स्थित है, वार्सा जो कि कैपिटल है पोलैंड की, वहाँ पर। तो हैं कौन ये डोबरी महाराज, तो जब विश्व युद्ध चल रहा था तो डोबरी महाराज ने पोलैंड के लोगों को और पोलैंड के बच्चों को, मतलब कुल मिलाकर के उनको शरण दिया था अपने वहाँ, ठीक ना, इसीलिए ये इतने ज़्यादा पूजे जाते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहब ने भी पोलैंड के 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी, ठीक ना। ये देखिए, जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों की याद दिलाता है। इसके अलावा कोल्हापुर स्मारक भी वार्सा में है, जिस पर भी जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। सेम वही है, कोल्हापुर की भी स्टोरी है कि कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति जो प्रदर्शित की गई उदारता थी उसको समर्पित था ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वार्सा में मोंट कैसिनो युद्ध स्मारक जो है वहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इतनी सारी चीज़ें थी। बाकी इसमें एक चीज़ और है कि 20 पोलिश युवा जो हैं वो जमशेद मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत आएंगे और भारत में जो है यूथ एक्सचेंज यानी कि जो भी उनका टैलेंट होगा यहाँ पर आकर काम करेंगे और यहाँ से भी लोग वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का क्या नाम है पोलैंड के, तो इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, नहीं डोनाल्ड टस्क, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, तो दोनों नेताओं के बीच भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी हुई और 2024 से 28 के लिए एक पंचवर्षीय संयुक्त कार्य योजना हुई। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सबस्टेशन डूडा से भी इन्होंने मुलाकात की। फिर आता है भारत मलेशिया। तो भारत मलेशिया का देखेंगे तो यहाँ पर मलेशिया में गए हुए थे, मतलब वहाँ के जो वो हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने अगस्त में भारत की यात्रा की है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा की है, ठीक है। 2022 में पहली यात्रा की थी, उसके बाद ये दूसरी यात्रा है उनकी। कुछ घोषणाएं हुई हैं मलेशिया के साथ, जैसे पहला हुई है कि 2 लाख मीट्रिक टन गैस बासमती सफ़ेद चावल की एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा मलेशिया को, ठीक है। गैर बासमती सफ़ेद चावल 2 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। दूसरा है कि मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में IBC इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। तीसरा है यहाँ पर आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी मलेशिया में, UTAR यानी कि यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। और चौथा है मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो मलेशिया में स्थापना की जाएगी। अभी तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना और कहाँ की गई है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो कंट्री है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगापुर में तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की गई है। तो हम लोग ये कहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा था कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र जो है ये सिंगापुर में खोलने का निर्णय लिया गया है। और अभी हमने मलेशिया में पढ़ा तो यहाँ पर तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना, की जाएगी। अब ये भविष्य की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मलेशिया भी खत्म हो गया। इसके अलावा क्या किया गया है, भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना भी की जा रही है और भारत द्वारा अपने UPI यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसके द्वारा मलेशिया के पे नेट को जोड़ा गया है, यानी कि इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये सारी थी मलेशिया की बातें। फिर बगल में आता है वियतनाम। तो वियतनाम में भी अगस्त में जो है प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा की और आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क को संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया गया।
नत्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ अगर पूछा जाए उद्घाटन किया गया है, तो प्रधानमंत्री जो दोनों देश के हैं उन्होंने नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय यानी टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में संयुक्त रूप से वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। फिर CDRI में वियतनाम द्वारा शामिल होने की घोषणा की गई है, तो कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट में शामिल होने की घोषणा की गई है। और कुल 9 समझौते हुए हैं, जिसमें से लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास और सहयोग पर एक MOU हुआ है, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, फिर आता है भारत और रूस। तो भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना है। तो 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी पिछले वर्ष जुलाई में वहाँ गए हुए थे। उसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ जिसका यही शीर्षक था कि भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। 2023 तक जो द्विपक्षीय समझौता है वो $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। फिर आता है चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। तो भारत और रूस ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर हैं, ऐसा कहा है। 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधियों शहर यथा चेन्नई और व्लादिवोस्तोक में बंदरगाहों को आपस में संबंध करने की योजनाएं बनाई थी। 9 MOU हुआ है, जिसमें एक तो मानचित्रण कला का हुआ है, यानी कार्टोग्राफी से जुड़ा हुआ है, एक हुआ है ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और लॉजिस्टिक पर सहयोग में एक MOU हुआ है। तो आपको ही पता है कि ध्रुवों के नज़दीक है रशिया, तो उससे बिना सहयोग के हम लोग वहाँ पर कोई भी एक्सकेवेशन या इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकते। तो हम लोग पोलर रीजन में अनुसंधान और लॉजिस्टिक के लिए एक सहयोग वहाँ पर MOU साइन किए हैं। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान दिया गया। और रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले गए। ठीक है, तो एक खोला गया है कजान शहर में और दूसरा खोला गया है येकातेरिनबर्ग शहर में। ठीक है, तो अब इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको पहला प्रकरण बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम लोग दूसरा प्रकरण खत्म कर देंगे और अगर समय रहा तो आज ही खत्म कर देंगे। तो चलिए बने रहिए, धन्यवाद।